नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मयूर और आज हम बात करेंगे कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में। हम जानेंगे कि हम किसी भी स्टॉक की वैल्यू किस तरह से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि किसी भी स्टॉक की जब हम वैल्यू की बात करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े और सक्सेसफुल इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफे ने कहा है कि प्राइस इज़ वॉट यू पे एंड वैल्यू इज़ वॉट यू गेट। यानी कि प्राइस वो है जो हम किसी चीज़ के लिए पे करते हैं और वैल्यू वो है जो हमें उस प्राइस के बदले में मिलती है। और यही चीज़ अगर हम स्टॉक्स के केस में भी देखें तो प्राइस वो है जो हम एक स्टॉक के लिए पे करते हैं और उसकी वैल्यू वो है जो उस प्राइस के बदले में हम लोगों को वापस मिलती है। नाउ सेकंड पॉइंट ये आता है कि इस वैल्यू को जानना आपके और मेरे लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो इस चीज़ का जवाब भी अगर मैं मिस्टर वॉरेन बफे के शब्दों में ही दूँ तो वो कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में किसी भी स्टॉक का प्राइस ऊपर या नीचे जा सकता है, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म में किसी भी स्टॉक का प्राइस जो बढ़ता है उसका एक मेन रीज़न होता है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। तो वो कहते हैं कि जब भी किसी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा होती है तो वो अपने इन्वेस्टर्स को ज़्यादा रिटर्न बना के देता है, और जब उस स्टॉक से आने वाले रिटर्न्स अच्छे होने लगते हैं तो उसका प्राइस भी इस चीज़ को फॉलो करता है और लॉन्ग टर्म में प्राइस और वैल्यू मैच कर जाते हैं। ऑल्दो शॉर्ट टर्म में मार्केट कभी भी परफेक्ट नहीं होती है और इस प्राइस में और वैल्यू में हमेशा डिफरेंस रहता है और इसी चीज़ से जनरेट होता है प्रॉफिट या लॉस। तो मान लीजिए कि किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपये पर शेयर का है, लेकिन उससे जनरेट होने वाली जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 150 रुपये पर शेयर की है। तो वॉरेन बफे जैसे इन्वेस्टर्स इस चीज़ को मानते हैं कि इसका जो प्राइस है वो भी इसकी वैल्यू को लॉन्ग टर्म में फॉलो करेगा और ऐसे बहुत चांसेस हैं कि इसका प्राइस भी 150 रुपये का हो जाएगा। यानी कि इस पर्टिकुलर केस में हमें 50% प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। तो यानी कि आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स अगर इस प्राइस और वैल्यू के गैप को आइडेंटिफाई कर पाएँ तो ऐसे बहुत चांसेस हैं कि हम भी एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और अपने रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि स्टॉक का वैल्यूएशन पता कैसे लगाएं? क्या ये डेटा कहीं पर अवेलेबल है? अनफॉर्चुनेटली नो। स्टॉक का वैल्यूएशन आपको इतना आसानी से नहीं मिलेगा और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि स्टॉक का प्राइस रिलेटेड डेटा सब जगह अवेलेबल है। इनफैक्ट अगर आप यूट्यूब पे भी चेक करेंगे आपको कोई भी यूट्यूबर पर शेयर का वैल्यू कैलकुलेट करके नहीं बताएगा, और अगर आप इसके लिए किसी प्रोफेशनल के पास जाएंगे तो वो आपसे इसके लिए फ़ीस चार्ज करेगा। और दोस्तों, यही रीज़न है कि मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं चाहता हूँ कि आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स खुद वैल्यू को निकालना सीखें ताकि हमें किसी और के पास जाने की या फिर उसके लिए पैसे देने की ज़रूरत ना पड़े और इन्वेस्टमेंट करते समय कोई लॉस ना हो। और इसके बदले में मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में भी इसी तरह का कंटेंट लेकर आ पाऊँ तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को ग्रो करने में आप मेरी मदद कीजिएगा। दोस्तों, किसी भी स्टॉक का वैल्यूएशन निकालने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि DCF मेथड, एक्विजिशन कॉस्ट मेथड, रिप्रोडक्शन कॉस्ट मेथड, EPV मेथड। लेकिन इन सब मेथड्स में से जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है DCF मेथड, जिसको कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड भी बोलते हैं। तो आइए समझते हैं कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड क्या होता है और इससे किसी भी स्टॉक की वैल्यू को हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड ये कहता है कि किसी भी कंपनी की वैल्यू इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि वो कितने फ्री कैश फ्लोज जनरेट करती है, और अगर हम किसी तरह से कंपनी के फ्यूचर कैश फ्लोज़ को आज की डेट में प्रिडिक्ट कर पाएँ तो हम कंपनी का वैल्यूएशन निकाल पाएंगे। तो अगर इसे सीधे शब्दों में समझें तो हमें चाहिए कंपनी की वैल्यू जो कि डिपेंड करती है कंपनी के फ्यूचर कैश फ्लोज़ पे, और अगर हम किसी तरह से ये फ्यूचर कैश फ्लोज़ आज की डेट में निकाल लें तो हमें कंपनी की वैल्यू पता लग जाएगी। तो दोस्तों, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से स्टॉक का वैल्यूएशन निकालने के लिए ये स्टेप्स हैं, और इन स्टेप्स को थ्योरेटिकली समझाने की बजाय मैं प्रैक्टिकली आपको एक कंपनी का वैल्यूएशन करके दिखाऊंगा। और यहाँ एग्जांपल के लिए मैंने सेलेक्ट किया कोल इंडिया को, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कोल इंडिया का वैल्यूएशन करके बताऊंगा और फाइनली ये बताऊंगा कि कोल इंडिया का आज की डेट में पर शेयर पे क्या वैल्यू है वर्सेस पर शेयर पे क्या प्राइस है, और अगर आज मैं उसमें इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरे गेन और लॉस के कितने चांसेस हैं। और एंड में हम कंपेयर करेंगे कंपनी की पर शेयर वैल्यू को उसके प्राइस के साथ और देखेंगे कि अगर आज हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हमें गेन या लॉस के कितने चांसेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए कंपनी का हिस्टोरिकल डेटा, और उसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ screener.in को। तो हमें screener.in पे जाना है और वहाँ पर टाइप करना है कोल इंडिया लिमिटेड, और हमारे सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन खुलेगी और यहाँ पर एक ऑप्शन है एक्सपोर्ट टू एक्सेल का, जिस पर हमें क्लिक करना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास एक एक्सेल फाइल जनरेट होगी, और जैसे ही आप इस एक्सेल को ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का डेटा आएगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं कंपनी का नाम कोल इंडिया लिमिटेड, इसके P&L को देख सकते हैं जो कि पास्ट के 10 साल का P&L यहाँ पर दिया हुआ है, इसकी बैलेंस शीट भी यहाँ पर दी हुई है जो कि पिछले 10 सालों का डेटा है, प्लस इसके कैश फ्लोज, प्राइस और नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं।
तो हमें वैल्यूएशन करने के लिए जो भी हिस्टोरिकल डेटा चाहिए था वो मिल गया। अब हम चलते हैं अपने नंबर 1 स्टेप पे। तो हम कंपनी की डेटा शीट में जाके उसका सेल्स का, एक्सपेंसेस का, टैक्स का, नेट प्रॉफिट का और फ्री कैश फ्लो का डेटा एक नई शीट में ले जाके भर देंगे। तो हम डेटा शीट से देख सकते हैं कि कोल इंडिया की जो मार्च 2011 की सेल है वो 58,167 करोड़ की है, और इसी तरह मार्च 2020 की जो सेल है वो 96,000 करोड़ की है, और ये डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। तो हमें बस यही डेटा लाकर एक नई शीट पे वैल्यू पेस्ट कर देना है। इसी तरह से हम कंपनी के सारे एक्सपेंसेस को ऐड करके यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस का डेटा भी ला सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ रेशियोज़ कैलकुलेट किए हैं विद रिस्पेक्ट टू सेल। तो हम देख सकते हैं कि टोटल एक्सपेंसेस 77% हैं सेल्स का इन मार्च 2011। ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया, मैंने लिया टोटल एक्सपेंसेस ऑफ मार्च 2011 डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स ऑफ 2011। तो हम देखते हैं वो अराउंड 77% है। और इसी तरह से मैंने बाकी के सभी ईयर्स में ये फार्मूला कॉपी कर दिया है। और इसी तरह से मैंने टैक्स के एक्सपेंस को भी सेल्स के रेशियो में चेंज कर दिया है। तो टोटल टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स आपको एक परसेंटेज मिल जाएगा, वो मैंने ईयर वाइज यहाँ पर प्लॉट कर दिया है। इसी तरह से मैंने नेट प्रॉफिट का किया है। जो टोटल नेट प्रॉफिट है उसको अगर आप टोटल सेल्स से डिवाइड कर देंगे तो आपको नेट प्रॉफिट का परसेंटेज मिल जाएगा, वो भी मैंने यहाँ पर ईयर वाइज 2020 तक डाल दिया है। ऐसे ही नेट प्रॉफिट के एब्सोल्यूट फिगर्स को और फ्री कैश फ्लोज को भी प्लॉट कर दिया है। लेकिन फ्री कैश फ्लो कैलकुलेट करते वक्त हमें एक चीज़ का ध्यान देना है कि फ्री कैश फ्लो डेटा शीट में डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। इसे निकालने के लिए हमें वापस screener.in पे जाना है और वहाँ पर हमें कैश फ्लो पे क्लिक करना है। जब हम इस कैश फ्लो टैब को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें 3 बड़े टैब दिखेंगे। पहला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और फ्री कैश फ्लो का फॉर्मूला होता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे हम कैपेक्स भी बोलते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें बनानी पड़ेगी एक और छोटी सी टेबल जहाँ पर हम लिखेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो कि हमें डायरेक्टली स्क्रीनर की वेबसाइट से मिल रहा है। कैपेक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पर इन्वेस्टिंग वाले टैब पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर हमें 2 नंबर्स देखने हैं। पहला है फिक्स एसेट परचेज और दूसरा है फिक्स एसेट सोल्ड। ये दोनों नंबर हमें यहाँ पर अपनी एक्सेल फाइल में डालने पड़ेंगे और इन दोनों का जो गैप है वो है नेट कैपेक्स, और वही नंबर हमें अपनी कैलकुलेशन के लिए चाहिए। और यहाँ पर मैंने ये नंबर्स ईयर ऑन ईयर डाल दिए हैं। और फ्री कैश फ्लो का फॉर्मूला जैसा कि मैंने आपको बताया था वो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्च 2011 में 8,704 करोड़ के ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो आए और 2500 करोड़ का कैपेक्स हमने लगाया है। तो नेट में हमें जो फ्री कैश फ्लो बचे वो 6,136 करोड़ के बचे, और वही कैलकुलेशन मैंने हर साल में कर दिया है। और यही फ्री कैश फ्लोज का नंबर लाके मैंने अपनी जो पास्ट ट्रेंड की टेबल है उसमें डाल दिया है। नाउ मुझे 2 और रेशियोज़ कैलकुलेट करने हैं। पहला है फ्री कैश फ्लो एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स और दूसरा है फ्री कैश फ्लो एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट। और इसका कैलकुलेशन सिंपल है, मुझे चाहिए फ्री कैश फ्लो जो कि यहाँ पर अवेलेबल है डिवाइडेड बाय सेल्स, तो मेरे को फ्री कैश फ्लो एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स मिल जाएगा। और इसी तरह से फ्री कैश फ्लो डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट, मुझे फ्री कैश फ्लो एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये तो हुआ कंपनी का पास्ट। अब हमें कैलकुलेट करना है कंपनी का फ्यूचर, और उसके लिए हम इसी डेटा का यूज़ करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर हम स्टेप्स के हिसाब से चलें तो हमने पहले 2 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए। अब हमें 3rd स्टेप निकालना है। हमें निकालना है कंपनी की सेल्स फ्यूचर में कितनी होगी। उसके लिए हम वापस अपनी टेबल पे आएंगे और यहाँ पर कुछ और कॉलम्स ऐड कर देंगे। तो मेरे पास यहाँ पर डेटा अवेलेबल है 2020 तक का, और अब मैं ऐड करूँगा मार्च 2021, मार्च 2022, 3 और ऐसा करके मार्च 30 तक। और ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे अगले 10 साल का प्रोजेक्शन करना है कि इसके फ्यूचर में सेल्स कितनी होगी और उससे कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेल्स। नाउ सेल्स कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पर 3 और चीज़ें कैलकुलेट की हैं कि इसके पास्ट के 10 साल की सेल्स का ग्रोथ क्या है, पास्ट के 5 साल की ग्रोथ क्या है और पास्ट के 3 साल का ग्रोथ क्या है। और हम यहाँ देख सकते हैं कि पिछले 5 सालों में कंपनी की जो सेल है उसमें 3.1% का डिक्लाइन आया है, जबकि पिछले 3 सालों में 1.7% का ग्रोथ आया है। तो अब सवाल ये उठता है कि मार्च 2021 में ये सेल क्या होगी, क्या ये सेल डिक्लाइन करेगी, क्या ग्रो करेगी। नाउ इस फ्यूचर सेल्स को निकालने के 2 तरीके हैं। पहला कि मैं किसी एनालिस्ट की रिपोर्ट को जाके पढूं और वहाँ से ये नंबर डिराइव कर लूँ। ऑल्दो कभी कभी कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जैसे कि ICICI डायरेक्ट, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक कुछ फ्री रिपोर्ट्स भी इशू करते हैं, जो कि जनरली आपको मनी कंट्रोल या मार्केट्स मोजो वेबसाइट पे मिल जाएंगी। बट इन रिपोर्ट्स का भी एक लिमिटेशन होता है, क्योंकि ये रिपोर्ट्स टाइम पे इशू की जाती हैं। हो सकता है कि आपको अभी इन्वेस्ट करना हो और आपको कोई रीसेंट रिपोर्ट ही ना मिले, और हो सकता है कि आपको जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना हो उस कंपनी से रिलेटेड रिपोर्ट आपको ना मिले,
क्योंकि पॉपुलर कंपनी पे तो हर कोई रिसर्च करता है, बट कभी कभी हमें कुछ ऐसी कंपनीज़ में भी इन्वेस्ट करना होता है जिसके रिलेटेड हमें ज़्यादा मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल नहीं मिलता, और इसीलिए मैं कंपनी की फ्यूचर सेल्स को खुद कैलकुलेट करना ज़्यादा पसंद करता हूँ और उसके लिए मैं हेल्प लेता हूँ पास्ट डेटा की। तो चलिए देखते हैं कि हम खुद कंपनी के नंबर्स का प्रोजेक्शन कैसे कर सकते हैं और स्टार्ट करते हैं सेल से। तो दोस्तों सबसे पहले मुझे चाहिए मार्च 2021 की सेल, और क्योंकि मेरे पास ट्रेलिंग 12 मंथ्स की सेल अवेलेबल है, मैं यही नंबर यहाँ पर डाल दूँगा। ट्रेलिंग 12 मंथ्स का मतलब होता है पिछले 12 महीनों में कंपनी की सेल कैसे रही है, और क्योंकि मेरे पास ये नंबर ऑलरेडी अवेलेबल है और मार्च 2021 आने में अभी 5 से 6 महीने का ही समय बाकी है, तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि यही ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है, इसलिए मैं मार्च 2021 में यही नंबर प्लॉट कर दूंगा। तो अब आता है मार्च 2022 से लेके मार्च 30 तक का ट्रेंड, और उसके लिए मुझे चाहिए ग्रोथ के नंबर्स। मेरे पास यहाँ पर 3 ग्रोथ के नंबर्स अवेलेबल हैं, पिछले 10 साल की ग्रोथ, 5 साल की ग्रोथ और 3 साल की ग्रोथ। और इस केस में मैं पिछले 5 और 3 साल की ग्रोथ को ही चेक करूँगा, क्योंकि हो सकता है पिछले 10 साल में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई हों। और अगर मैं पिछले 5 और 3 साल की ग्रोथ को कंपेयर करूँ तो मैं देख सकता हूँ पिछले 5 साल में कंपनी की सेल डिक्लाइन करी है और 3 साल में ग्रो करी है। मुझे अपने ग्रोथ रेट में इन दोनों में से कौन सा नंबर चूज़ करना चाहिए? ऑल्दो आप चाहें तो यहाँ पर दोनों में से कोई भी नंबर चूज़ कर सकते हैं, बट मेरे ओपिनियन में आपको दोनों में से जो नंबर छोटा है उसे कंसिडर करना चाहिए। और उसका रीज़न ये है कि आप जितना कंजर्वेटिवली इस ग्रोथ को एस्टिमेट करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदे में है। कल को ये ग्रोथ आपके एस्टिमेट से ज़्यादा होगी तो अल्टीमेटली आपको फ़ायदा होगा, बट अगर आपने ग्रोथ ज़्यादा एस्टिमेट कर ली और उसके हिसाब से ज़्यादा वैल्यूएशन निकाल लिया और बाद में कहीं ये ग्रोथ कम हो गई तो आपको उससे लॉस हो सकता है। इसलिए मैं पर्सनली वैल्यूएशन के लिए एक कंजर्वेटिव अप्रोच ही फॉलो करता हूँ और ग्रोथ के लिए इन दोनों में से जो सबसे छोटा नंबर होगा उसे रेफ़र करूँगा। तो यहाँ पर है -3.1%, यानी कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि जिस तरह से पिछले 5 सालों में इसकी सेल 3% से रिड्यूस होती आ रही है, ऐसा ही अगले 10 साल भी होगी। तो चलिए ये नंबर प्लॉट कर देते हैं। तो हमारे पास है 89,000 करोड़ की सेल मार्च 2021 में, उसमें से अगर 3% माइनस करेंगे तो मार्च 2022 में हो जाएगी 86,000 करोड़। इसी तरह से 23 में हो जाएगी 84,000 करोड़, और इस तरह से हम आने वाले 10 साल के नंबर्स प्लॉट कर लेंगे, ये मानते हुए कि इसकी सेल 3% से डिक्लाइन करती जाएगी। अब हमें कैलकुलेट करना है एक्सपेंसेस को, और एक्सपेंसेस के लिए हमें देखना है पिछले 5 सालों का एवरेज एक्सपेंस रेशियो जो है अराउंड 81% का। और इसलिए मैंने यहाँ पर मार्च 21 में तो ले लिया ट्रेलिंग 12 मंथ्स का नंबर, बाकी के ईयर में 81% एक्सपेंस ले लिया है सेल्स का। और इसी तरह से हम देख सकते हैं कंपनी का पिछले 5 सालों का टैक्स परसेंटेज 7% है। और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें देखना है टोटल सेल्स जो कि है 100% माइनस एक्सपेंसेस 81% माइनस टैक्स 7%, तो बैलेंस बचा 12%, यानी कि नेट प्रॉफिट जो होने वाला है वो 12% होगा सेल्स का। और वही चीज़ मैंने यहाँ पर प्लॉट कर दी है। हम नेट प्रॉफिट परसेंटेज को सेल्स से मल्टीप्लाई करके एक नंबर अराइव कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पर कर लिया है ना। हमने ये सारी एक्सरसाइज क्यों की, और इसका रीज़न है कि हमें अल्टीमेटली फ्री कैश फ्लो कैलकुलेट करना है। तो हमें निकालना है फ्री कैश फ्लो एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स एंड फ्री कैश फ्लो एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि कंपनी के पिछले 5 सालों का जो एवरेज फ्री कैश फ्लो है एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स वो है 8% का, और जबकि एवरेज नेट प्रॉफिट का परसेंटेज है 72% का। तो इन परसेंटेज को हम अपने आने वाले ईयर्स में यूज़ कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कंपनी की सेल्स है 89,628 करोड़ की, उसका 8% हुआ 7,099 करोड़ का, जो कि मैंने मार्च 2021 में ले लिया है। और इसी तरह से मैंने बाकी के सभी ईयर्स का फ्री कैश फ्लो एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स निकाल लिया है, और इसी तरह से मैंने फ्री कैश फ्लो एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट निकाला है, और उसके लिए मैंने यूज़ किया है कंपनी के नेट प्रॉफिट को जो कि है 14,164 करोड़ का, मल्टीप्लाई किया 72% से तो आया 10,174 करोड़, और हर साल का फ्री कैश फ्लो इसी तरह से अराइव कर लिया। नाउ मेरे पास 2 फ्री कैश फ्लो फिगर्स आ गई, एक है फ्री कैश फ्लो एज अ परसेंटेज ऑफ सेल, दूसरा है फ्री कैश फ्लो एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट। मुझे डिसाइड करना है कि मैं इनमें से किस नंबर को फाइनल फ्री कैश फ्लो लूँ, और अगेन मैं यहाँ पर कंजर्वेटिव अप्रोच अपनाते हुए इनमें से जो छोटा नंबर होगा उसे रेफ़र करूँगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहले एस्टीमेट के हिसाब से कंपनी का मार्च 2021 में कैश फ्लो आएगा 7,099 करोड़ का, और दूसरे एस्टीमेट के हिसाब से वो होगा 10,174 करोड़ का। इनमें से जो छोटा नंबर है वो है 7,099 करोड़ का, और इसीलिए मैं मार्च 21 में इसका जो फ्री कैश फ्लो है वो 7,100 करोड़ का ले रहा हूँ। इसी तरह से बाकी के सभी ईयर्स में जो इनमें से छोटा नंबर है मैंने उसे कंसिडर किया है। तो दोस्तों चिंता मत कीजिए, क्योंकि सबसे मुश्किल स्टेप यही था। जो बाकी के स्टेप्स हैं उनमें इतना समय नहीं लगेगा और उन्हें कैलकुलेट करना भी आसान है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों हमने वैल्यूएशन निकालने के लिए ऑलरेडी 5 स्टेप्स फॉलो कर लिए हैं। अब हमें 6 स्टेप पे, जिसमें हमें डिसाइड करना है ग्रोथ रेट पे,
यहाँ हम देख सकते हैं दो तरह की ग्रोथ रेट, पहला है नॉर्मल ग्रोथ रेट और दूसरा है टर्मिनल ग्रोथ रेट। डिफरेंस क्या होता है? नॉर्मल ग्रोथ रेट है जो नॉर्मल मेरे फ्री कैश फ्लोज आएंगे ईयर ऑन ईयर, उसमें क्या ग्रोथ है, और ये ग्रोथ रेट मैंने ज़ीरो ले रखी है, और उसका रीज़न है कि मैंने ऑलरेडी सेल्स के अंदर इसकी ग्रोथ ले ली है। तो यहाँ पर फ्री कैश फ्लोज की ग्रोथ अब कुछ अलग नहीं होने वाली है। जो सेल्स के अंदर ग्रोथ आई थी उसके हिसाब से हम ऑलरेडी फ्री कैश फ्लो डिराइव कर चुके हैं। उसके अलावा अब यहाँ पर हमें दोबारा ग्रोथ लेने की ज़रूरत नहीं है। नाउ जो दूसरा ग्रोथ रेट है वो है टर्मिनल ग्रोथ रेट। टर्मिनल ग्रोथ रेट होता क्या है, पहले तो ये समझते हैं। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो हम कंपनी के सिर्फ 10 सालों का कैश फ्लो प्रेडिक्ट कर रहे हैं। उसके बाद कंपनी जो भी कमाएगी या उससे जितना भी फ्री कैश फ्लो बनाएगी हम उसको कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। हम ऐसा मान रहे हैं कि 10 साल के बाद कंपनी कुछ भी नहीं कमाएगी, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा। तो इन 10 सालों के बाद कंपनी जो भी फ्री कैश फ्लो कमाएगी उसे हम एक नंबर जिसको बोलते हैं टर्मिनल वैल्यू, उससे डिनोट करते हैं, और वही नंबर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँगा। और टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे चाहिए 10th ईयर का फ्री कैश फ्लो, जो कि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 5332 करोड़, मल्टीप्लाई करना है टर्मिनल ग्रोथ रेट से, जो कि मैंने यहाँ पर 0% अज्यूम किया है। आप चाहें तो यहाँ पर 1.5-2% ले सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वो ग्रोथ मत लो। आई एम अज्यूमिंग कि इसके अंदर जो भी कैश फ्लो अब जनरेट होंगे उसमें ग्रोथ नहीं आएगी। सेफर साइड आई एम अज्यूमिंग 0% ग्रोथ। तो यहाँ पर फॉर्मूला रहेगा 10th ईयर का फ्री कैश फ्लो जो कि है 5332 करोड़, मल्टीप्लाई बाय टर्मिनल ग्रोथ जो कि है 0%, डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न माइनस टर्मिनल ग्रोथ। अब मैंने ऐसा क्यों किया और ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, तो इसको हम 1 मिनट में समझते हैं। तो जैसे ही मैं ये फार्मूला अप्लाई करूँगा इसकी टर्मिनल वैल्यू निकल जाएगी। नाउ पॉइंट इज़ कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, क्योंकि अगर मैं रिक्वायर्ड रेट कैलकुलेट कर लूँ तो टर्मिनल ग्रोथ मेरे को ऑलरेडी मालूम है, उसके हिसाब से टर्मिनल वैल्यू आराम से निकाला जा सकता है। तो उसे डिस्कस करते हैं। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कि मुझे इस कंपनी से कितना रिटर्न चाहिए। नाउ ये नंबर हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। हो सकता है आपको इस कंपनी से 25% का रिटर्न चाहिए हो और मुझे 5% का। तो ये नंबर हर किसी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंपनी टू कंपनी, सिचुएशन टू सिचुएशन डिफ़र कर सकता है। नाउ मैंने यहाँ पर 12% का रिटर्न क्यों लिया उसको समझते हैं। तो रिक्वायर्ड रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला होता है जिसे बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC, और इसका फार्मूला होता है ये, जिसमें मुझे चाहिए वेट ऑफ डेट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेट, यानी कि मेरे लोन पे मेरा कितना रेट है, 1 माइनस टैक्स, प्लस वेटेज ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इक्विटी। नाउ वेटेज ऑफ डेट निकालने के लिए मुझे कंपनी की बैलेंस शीट में जाके ये देखना है कि कंपनी का टोटल डेट इक्विटी रेशियो क्या है, और कोल इंडिया के केस में अगर आप देखेंगे तो वो 0.17 का है। वहीं जो बैलेंस बचा यानी कि 1 माइनस 0.17 वो हो गया वेटेज ऑफ इक्विटी जो कि 0.83 का है। और RD यानी कि कॉस्ट ऑफ डेट निकालने के लिए मुझे चाहिए कि कंपनी ने किस रेट पे लोन उठाया है, तो उसके लिए मुझे चाहिए कंपनी का इंटरेस्ट का खर्चा डिवाइड करना है टोटल लोन से, तो उसके हिसाब से निकलेगा 7.8%। तो यहाँ पर मेरे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। वेटेज ऑफ डेट जो कि 0.17 है, मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डेट जो कि अराउंड 7.8% का है। नाउ फॉर्मूले में है 1 माइनस टैक्स। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे को जो लोन है उस पे जो इंटरेस्ट पे किया उससे टैक्स सेविंग होती है, इसलिए फार्मूले में जो टैक्स सेविंग है उसे हटाना पड़ता है। तो 1 माइनस टैक्स के लिए मुझे टैक्स का रेट चाहिए, और टैक्स का इफेक्टिव रेट निकालने के लिए मुझे फर्दर कंपनी के P&L में जाना पड़ेगा, जहाँ से मुझे मिलेगा टैक्स का खर्चा और प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसको डिवाइड करके मैं निकाल सकता हूँ टैक्स का इफेक्टिव रेट। मैंने वो भी डिराइव कर लिया, वो अराउंड 31% का है। अब मेरे को सिर्फ एक ही फिगर की ज़रूरत है, वो है RE, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर WD जो कि वेटेज ऑफ डेट है वो अराउंड 0.17 का अवेलेबल है, रेट ऑफ डेट जो कि 7.8% है वो भी अवेलेबल है, 1 माइनस टैक्स जो कि 100% माइनस 31% अराउंड 69% ये भी अवेलेबल है, प्लस वेटेज ऑफ इक्विटी 0.83 ये भी अवेलेबल है। अब चाहिए RE का नंबर, और RE कैलकुलेट करने के लिए एक और फार्मूला होता है जो होता है RF प्लस बीटा ऑफ स्टॉक RM माइनस RF। तो इसका मीनिंग क्या होता है? RF का मतलब होता है रिस्क फ्री रेट। तो RF आप गूगल से भी निकाल सकते हैं। अगर आप गूगल पे टाइप करें रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इन इंडिया इन 2020, तो इंडिया में जो रिस्क फ्री रेट है वो अराउंड 6% का है, यानी कि जो बैंक FD से बगैर रिस्क लिए मुझे पैसा मिलेगा वो अराउंड 6% का मिल जाएगा। प्लस गवर्नमेंट भी अपने बॉन्ड पे जो यील्ड देती है वो अराउंड 6-6.25% के आसपास दे रही है। तो यहाँ पर मुझे रिस्क फ्री रेट मालूम है, प्लस बीटा ऑफ स्टॉक। बीटा निकालने के लिए मुझे जाना है इकोनॉमिक टाइम्स पे, जहाँ पर मुझे स्टॉक का बीटा मिल जाएगा जो कि अराउंड 0.52 का है। अगर मैं इकोनॉमिक टाइम्स पे जाऊँ
और कोल इंडिया सर्च करूँ तो वहाँ पर मुझे बीटा एक फिगर मिलती है जो अराउंड 0.52 है, यानी कि स्टॉक में रिस्क कितना है वो अराउंड 0.52 है। नाउ मार्केट रिटर्न निकालना थोड़ा सा ट्रिकी है, बट अगर मैं सेंसेक्स की बात करूँ तो सेंसेक्स का जो पिछले 40 साल का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है वो अराउंड 15% का है। वहीं अगर मैं S&P 500 की बात करूँ जो कि US का स्टॉक मार्केट इंडाइसिस है, उसका जो एवरेज CAGR ग्रोथ रेट है वो अराउंड 10% का है पिछले 70-80 सालों में। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारी जो शेयर मार्केट है वो अराउंड 15% ग्रो करी है पिछले 40 साल में, जबकि US की पिछले 60-70 सालों में 10% ग्रो करी है। तो यहाँ पर मैंने जो RM का नंबर लिया है वो अराउंड 15% लिया है, माइनस रिस्क फ्री रेट जो कि अगेन 6% का है, वो नेट करूँगा तो 9% रिटर्न आता है। और ये फार्मूला अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो RE का नंबर जो है वो 11% का आता है। तो अगर मैं इन फिगर्स को फार्मूला में डालूँ तो मेरा WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अराउंड 10% का है। तो आई नो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया और इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपको ये नंबर्स बार बार कैलकुलेट करने पड़ें, इसलिए मैंने यहाँ पर 12% का एक नंबर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अराउंड 9.8% की है। तो फिर मैंने 12% क्यों लिया, और उसका रीज़न है स्टॉक का बीटा। अगर मैं स्टॉक के बीटा को 0.52 की जगह 1 कर दूँ और तब चेक करूँ तो ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 13.4 की हो जाती है। और उसका रीज़न है कि कोल इंडिया एक सेफ़ बेट है, जो उसका रिस्क है वो मार्केट से कम है, और ये हर स्टॉक के लिए वेरी करेगा। और मैंने ये कई स्टॉक्स के लिए कैलकुलेट करके देखा और पाया ये नंबर 9 to 15% रहता है इंडियन स्टॉक्स के लिए। रियलिस्टिक रहते हुए मैंने 12% का रिटर्न माना है, जो कि एक अच्छा नंबर है। तो दोस्तों, अब वैल्यूएशन कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है। मेरे पास अवेलेबल है कंपनी के फ्री कैश फ्लो, और साथ साथ मैंने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी अराइव कर लिया है, जिससे मैं इन फ्री कैश फ्लोज़ की प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा। और उसके लिए मुझे करना पड़ेगा इनकी डिस्काउंटिंग करने के लिए मेरे पास जो फ्री कैश फ्लोज़ हैं मुझे उसे डिवाइड करना है रेट ऑफ रिटर्न से। तो फॉर एग्जांपल मार्च 2021 में मेरे पास फ्री कैश फ्लोज़ अवेलेबल हैं 7099 करोड़ के, उसे डिवाइड करना है 1 प्लस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो कि है 12% का, और रेज टू द पावर 1, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर के कैश फ्लोज़ हैं इसलिए रेज टू द पावर 1। और जैसे ही मैं इसे एंटर करूँगा तो इसकी वैल्यू आती है 6339 करोड़ की, यानी कि 7099 करोड़ के जो फ्री कैश फ्लोज़ एक साल के बाद मिलने वाले हैं उनकी आज की वैल्यू अराउंड 6039 करोड़ की है। इसी तरह से बाकी सभी ईयर्स की प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे सेकेंड ईयर में फ्री कैश फ्लोज़ हैं 6877 करोड़ के, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 12% एंड रेज टू द पावर 2, क्योंकि ये सेकेंड ईयर है। इस तरह से करते करते अगर मैं मार्च 30 की बात करूं तो 5332 करोड़ डिवाइडेड बाय 1 प्लस 12% रेज टू द पावर 10। और इसी लॉजिक से मैं टर्मिनल वैल्यू को भी डिस्काउंट कर दूंगा 10th ईयर पे, और वहाँ पर भी मैं यूज़ करूँगा 44,430 करोड़ डिवाइडेड बाय 1 प्लस 12% रेज टू द पावर 10। तो दोस्तों, यहाँ तक करने के बाद अब मुझे ऐड करना है इन सब प्रेजेंट वैल्यूज़ को, और उसके लिए मुझे करना है इक्वल्स टू सम एंड टोटल ऑफ ऑल दिस फ्री कैश फ्लोज। तो दोस्तों, ये जो सम आया 50,234 करोड़ का, ये वो वैल्यू है जो कंपनी से मुझे जनरेट होके मिलेगी। ये वो कैश फ्लोज हैं जो कंपनी फ्यूचर में जनरेट करेगी, और उनकी प्रेजेंट वैल्यू आज की डेट में 50,234 करोड़ की है, और यही नंबर मुझे चाहिए था। अब इसमें से मुझे करना है कुछ और एडजस्टमेंट, जैसे कि मुझे माइनस करना है कंपनी के ऊपर जो लोन्स हैं उन्हें हटाना है। और डेटा शीट में अगर आप देखेंगे तो कंपनी के पास जो टोटल बोरोइंग्स हैं वो हैं 6,400 करोड़ की, वो मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा, और मैं कैश एंड बैंक बैलेंस को ऐड करूँगा, क्योंकि ये वो पैसा है जो शेयर होल्डर को मिलेगा। और इससे मैं कैलकुलेट करूँगा नेट लोन्स। तो हम देख सकते हैं 28,000 करोड़ माइनस 6,000 करोड़, तो एक्चुअल में कैश सरप्लस है, यानी कि जो मेरे लोन्स हैं वो कैश से कम है, और इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट डेट जो है वो 22,000 करोड़ माइनस में है। तो दोस्तों, अब अगर मैं कंपनी की टोटल वैल्यू की बात करूँ, वो है टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्री कैश फ्लो, जो कि है 50,234 करोड़ प्लस 22,013 करोड़ का कैश, और अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो वो है 72,247 करोड़ की, यानी कि कंपनी की जो टोटल वैल्यू है आज की डेट में वो है 72,247 करोड़ की, और यही नंबर हमें अराइव करना था। और क्योंकि ये नंबर हमें पर शेयर पे चाहिए, तो उसके लिए हमें डिवाइड करना है इसको नंबर ऑफ़ शेयर्स से। तो कंपनी के जो नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं वो हैं 616 करोड़ के। अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो कंपनी की जो वैल्यू है पर शेयर पे वो है 117 रुपये पर शेयर, और यही वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी। और अब हम इसमें एक और कंसेप्ट यूज़ करेंगे जो होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है?
तो मान लीजिए कि इस पूरे कैलकुलेशन में हमसे कोई गलती हो जाती है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने प्लान की थी बट वैसा नहीं होता है, तो उसके लिए हम 10% का ऐसा डिफरेंस रखेंगे कि अगर 10% वैल्यू ऊपर जाए या नीचे जाए तो हम सेफ़ रह सकें। तो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया लोअर वैल्यू जो कि है 117 रुपये माइनस 10% जो कि आएगी 106 रुपये की, और एक कैलकुलेशन किया अपर वैल्यू का जो है 117 रुपये प्लस 10% यानी कि उसमें 11 साढ़े 11 रुपये ऐड होके वो वैल्यू आएगी 129 रुपये पर शेयर की। और इसलिए अगर हम कंपनी के करंट मार्केट प्राइस को जो कि 117 रुपये पर शेयर का ही है इसके डिस्काउंटेड फ्री कैश फ्लो वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो हमारे लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने जो कैश फ्लोज कैलकुलेट किए हैं वो बहुत ही कंजर्वेटिव रहकर कैलकुलेट किए हैं। और इसलिए अगर आपको याद हो तो जब मैंने कोल इंडिया के फंडामेंटल्स को लेकर एक वीडियो बनाया था तब अपने व्यूअर्स को ये चीज़ बताई थी कोल इंडिया के वैल्यूएशन इस वक्त काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, और अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर हैं और डिविडेंड इन्वेस्टर हैं तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर एक लिंक भी अटैच करूँगा जिसमें जाकर आप कोल इंडिया के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। और तब उस वीडियो के साथ जब आप इस वैल्यूएशन के वीडियो को देखेंगे तब आपको कोल इंडिया के बिज़नेस के बारे में सब कुछ पता होगा, और जब आप ये सब कुछ जानते हुए बिज़नेस में इन्वेस्ट करेंगे तो आपके डिसीज़न गलत होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे, और यही मेरा टारगेट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये सिंसियर एफर्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।